गुड मॉर्निंग। तो आज आप लोगों को जरूर कुछ नया सिस्टम देने की कोशिश करूंगा कि कुछ नया मिले, आसानी से इस बिजनेस को कैसे किया जाए। आज तक जो कुछ मिला और जो कुछ लेक्चर में आप सुने होंगे उसमें से कटौती कर करके और इतना सिंपल पे लाया हूँ, मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कुछ और सिंपल हो सकता है। मतलब डॉक्टर नीलेश सर का सेशन जो आप लोगों ने अटेंड किया था लास्ट में, तो इस बिरला के ऊपर जब उन्होंने बात किया तो लास्ट टाइम जो अभी बात किया उसमें क्या बोला उन्होंने, इससे ज्यादा सिंपल मेरे ख्याल से नहीं हो सकता। यही बोला था ना डॉक्टर साहब। और वो तो चलिए एक डॉक्टर है, मेडिकल के हिसाब से एक डॉक्टर के हिसाब से उन्होंने ये बात बोला, लेकिन मैं डॉक्टर नहीं हूँ, आम आदमी हूँ, राइट। तो अगर मैं डॉक्टर नहीं हूँ, आम आदमी हूँ, तो मैं मेरे हिसाब से बोल रहा हूँ कि उससे ज्यादा सिंपल करके अब मैं सोच रहा हूँ कि इससे ज्यादा सिंपल नहीं है, क्योंकि हमें मेडिकल का जानकारी नहीं है, मेडिकल फील्ड का। तो जितना कठिन एक डॉक्टर बता रहा मुझे लगेगा, उतना ही कठिन अगर आप डॉक्टर नहीं है तो आपको भी लगेगा। लेकिन जो चीज मुझे सरल लगेगा वही चीज आपको भी सरल लगेगा। लेकिन हमने भी कभी जीवन में ये नहीं सोचा था कि हमारी थाली मल्टी बिलियन डॉलर का सेक्टर है, मल्टी बिलियन डॉलर का सेक्टर हमारी प्लेट बन जाएगी। मैं आपसे एक कुछ बात करते हुए आगे बढ़ूंगा कि दुनिया में जो भी मिलीनियर हो चाहे मल्टी मिलीनियर, मिलीनियर हो चाहे मल्टी मिलीनियर, ये जो भी आगे गए हैं इनके पास किस चीज का पोटेंशियल ज्यादा था, किसके बदौलत आगे गए? वो कॉमन चीज क्या हो सकती है? नॉलेज तो भगवान ने सभी को दिया, आप इस्तेमाल कितना करते हैं वो ऊपर वाले, मतलब आपके हाथ में, राइट है कि नहीं? आप जितना इस्तेमाल करेंगे उतना इस्तेमाल पब्लिक रिलेशन। ओके, सीधे सीधे बात आती है कि ये लोग तभी आगे गए इन्होंने जिसको ज्यादा करके प्राथमिकता दिया, कंज्यूमर, राइट, कंज्यूमर। अब कंज्यूमर सबसे बड़ा बेस होता है, ये दुनिया जानती है। लेकिन क्या एक जॉब करने वाले व्यक्ति के हाथ में कंज्यूमर होता है? नो, वो खुद कंज्यूमर होता है, वो खुद कंज्यूमर होता है, बट इसके पास कंज्यूमर का तादाद नहीं होता, राइट। इसलिए एक सैलरी में पड़ा रह जाता है और ये मिलीनियर कभी नहीं होता। जिसके पास कंज्यूमर की ज्यादा तादाद हो वही मिलीनियर और मल्टी मिलीनियर होता है, ये सच्चाई है। अब हमें देखना है कि जो बिजनेस हम कर रहे हैं वो कंज्यूमर के लिए कितना फिट बैठता है, राइट। तो आज कंज्यूमर दो चीजों का शिकार है। सपोज ये कंज्यूमर ये दो चीजों का शिकार है। पहली मार खा रहा है किसकी? तो सेहत की समस्या से, और दूसरी मार कहां पे खा रहा है? महंगाई, राइट। ये किसी एक पार्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं है, ये सभी के लिए लागू होता है। ये आग की तरह बढ़ रही है सेहत की समस्या, तो ये कौन सा आग की तरह नहीं बढ़ रहा? महंगाई भी तो आगे की तरह बढ़ रही है। yes, कोई भी कहीं भी रेट दाम बढ़ाने के लिए कभी भी एक पॉलिटिकल लीडर को सोचता है नहीं कि जो जनता है उसको हमने कितने लोगों को रोजगार दिया, वो कितना कमा रहा है, वो इससे घर चला पाएगा कि नहीं, है?
कोई उठ के कुछ भी बोल देता है, आज समझ में नहीं बात आती है। कोई बोलता है 10 रुपए में पेट भर जाता है। एक थाली खाना 10 रुपए में मिलता है। ऐसे ऐसे पागल लोग बैठे हैं। तो आप बताइए कि आपका दिल जानता होगा ना कि आप 10 रुपए में अपना पेट भर सकते हैं कि नहीं भर सकते। लेकिन जब आपका पेट अगर 10 रुपए में नहीं भरता है तो वो जब बोलता है तो आपके दिल में कितना चुभता होगा। ऐसा तो लगता है ना कि एकदम से पागल बैठा है क्या, रेडी कि नहीं। बट इनको कौन समझाएगा, इन्हें कोई समझा नहीं सकता। हमें अपने आप को खुद ही समझना होगा, राइट। तो हमारे सामने किसमें सुधार लाना है? पहला तो सेहत की समस्या। अगर आप फिट रहेंगे तभी आगे की लड़ाई लड़ पाएंगे, रेडी कि नहीं। और फिर दूसरा सुधार हमें यहाँ लाना है महंगाई के ऊपर, कि हम आज जो महंगाई आ रही है, कंटिन्यू बढ़ रही है, इससे हम कैसे लड़ सकते हैं, राइट। और ये दोनों चीजों में कंज्यूमर कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से जो कुछ होने वाला यहीं से होने वाला है। अगर आपके पास कंज्यूमर की तादाद है और आप ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर को हैंडल कर पाएंगे तो आपको आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। बट अगर आपके पास कंज्यूमर की तादाद नहीं है तो फिर एक छोटी सी जगह पे आप सिकुड़ के रह जाएंगे, पूरी लाइफ उसी में खत्म हो जाएगी, रेडी कि नहीं। अभी सुबह क्या हो गया कि कुछ टीचर हमारे घर पे आ गए। मैं आप लोगों को बोला हूं कि मैंने एक ऑफिस बना दिया। कोई भी अगर पर्सनल डिस्कस करने आता है, बैठने आता है, तो उसके लिए कंफर्टेबल एक ऑफिस बना दिया। तो आ गए तो वहां पे डिस्कस होने लगा इसी तरह। और डिस्कस होते होते ये बात आ गई कि इंडिया में सबसे आगे कौन सी बीमारी चल रही है? डायबिटीज। और डायबिटीज में कोई टीचर इसमें नहीं है ना सर, आपके सिवा? और भी कुछ? ओके, आप बुरा मत लेना इस चीज को, जो सच्चाई है वो सामने रख रहा हूं। डायबिटीज इंडिया में नंबर 1 है, बट डायबिटीज में नंबर 1 कौन है? ज्यादा करके टीचर से। ऐसा क्यों? वो टीचर को ही हमने पूछा कि ऐसा क्यों, तो बोले कि सर अब ये तो बात अजीब सी हो गई। अब ये मैं कैसे बताऊं? मैं बोला कि आपकी उम्र अभी कम है तो आपको ये जल्दी हजम नहीं होगा, लेकिन कुछ उम्र जाते जाते अक्सर लोगों को डायबिटीज का लेवल लग जा रहा है। बहुत सारे लोग रिटायर से पहले बहुत सारे लोगों को रिटायर के बाद बट लग जा रहा है। लेकिन ये ऐसा कारण क्या है, कैसे हो रहा है? तो वो थोड़ा सा लगे हिचकिचाने, बोले कि भाई ये तो हमारे समझ के बाहर जा रहा है। मैं बोला जहां तक मेरी सोच है, अब मैं बता रहा हूं, जो लोग किसी भी कार्य को करने में शारीरिक और मानसिक दोनों ताकत ज्यादा लगाते हैं, शारीरिक भी ताकत ज्यादा लगती है, मानसिक भी ताकत लगती है, वो लोग ज्यादा करके डायबिटीज से बचते हैं। लेकिन जिन लोगों को सिर्फ मानसिक रूप से ताकत लगानी पड़ती है, शारीरिक रूप से ताकत नहीं लगानी पड़ती है, वही लोग डायबिटीज के घेरे में जाते हैं। तो टीचर को सबसे ज्यादा ताकत कहाँ लगती है, शारीरिक या मानसिक? मानसिक। ओके, अच्छा टीचर क्या होता है? वक्ता होता है। और मैं भी टीचर रह चुका हूँ, आज भले नहीं, लेकिन पहले में और आज में कोई फर्क नहीं है। जब टीचर था तब भी वक्ता था, आज भी वक्ता तो सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ लॉस होती है? बोलने में। ओके, एक वक्ता को बहुत ज्यादा, हाँ थैंक यू, एक वक्ता को बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस करना पड़ता है, राइट। लेकिन आज हमारे शरीर को किस चीज की कमी है? एनर्जी। तब बताइए लेवल लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। अब हमारा सेशन शुरू हो रहा है, यही तो मेन टॉपिक है। अब जाके ये शुरू होता है सेशन, सब बात आके वहीं पे खत्म होती है कि एनर्जी, बीमारी आपकी तरह स्प्रेड हो रही। इसका सबसे बड़ा कारण कहाँ है? एनर्जी। हम एनर्जी खर्च हो रही है, बट जितना खर्च हो रही है, जितना हमारे शरीर को जरूरत है, हम नहीं दे रहे। एनर्जी आती कहां से है?
फूड से। और हमारा फूड कैसा है? गार्बेज है, गार्बेज बन गया, राइट है। तो जैसा हमें फूड चाहिए एनर्जी के लिए, उस तरह का हम फूड नहीं ले रहे। तो जब फूड अच्छा नहीं मिलेगा, अब अच्छा फूड कौन सा होता है, उसका क्या पैरामीटर है, ये कैसे डिफाइन करेंगे कि ये अच्छा फूड है आज के दौर में? आज के दौर में तो पॉसिबल है, ऑर्गेनिक रहा नहीं, सब पेस्टिसाइड केमिकल्स वगैरह वगैरह। चलिए मान लेते हैं कि आज भी फूड ऑर्गेनिक पैदा होने लगे, ऑर्गेनिक कल्टीवेशन शुरू हो जाए, और बहुत सारे अभी रिलायंस फ्रेश में ऑर्गेनिक फूड की ज्यादा चर्चा हो रही है, राइट। रिलायंस फ्रेश जो उसका है ना, उसमें ऑर्गेनिक फूड, चलिए मान लेते हैं ऑर्गेनिक फूड आ गया है, तो भी कैसे डिफाइन करेंगे कि यही फूड परफेक्ट हमारी बॉडी के लिए कैसे? बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है बड़ा आसान, सिर्फ समझने वाली बात है। मैं डॉक्टर नीलेश साहब की मीटिंग में बैठ के ये नहीं सोचता हूं कि जितना वो बोल सकते हैं उतना मैं बोल सकता हूं, बस उसमें मैं यही ढूंढता हूं कि उसमें से मैं क्या बोल सकता हूं, उसमें से मेरे ऊपर कितना लागू होता है। देखिए सक्सेस आदमी वही ढूंढेगा ना जिसको सक्सेस होना है। अब आप मीटिंग हॉल में बैठे हैं, लेक्चर तो ठीक है 3 घंटे चलेगा, लेकिन ये 3 घंटे में से आप अगर सक्सेस के माइंड में बैठे होंगे कि मुझे सक्सेस होना है, तो आप वही उसमें देखेंगे मेरे लेक्चर में कि मुझे कौन सी चीज सक्सेस बना सकती है, आप उसी का उपयोग ज्यादा करेंगे, राइट। तो हमने उसमें जो पाया उनके पूरे लेक्चर में इस बार में कि अच्छा फूड कैसे हम डिसाइड करेंगे कि ये अच्छा फूड है, इसको अच्छा कहेंगे, राइट। बहुत सारे न्यूट्रिशन के एक्सपर्ट होंगे, और है भी। आज तो अभी इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी इग्लो का कोर्स चल रहा है, बहुत जगह खुल गया, राइट है कि नहीं। और इस कोर्स कराया जा रहा है कि लोगों को न्यूट्रिशन की जानकारी हो, पोषक आहार, राइट। ऐसा क्यों हो रहा है? आज ज्यादा जोर इसी के ऊपर क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि दुनिया में सबसे तेजी से जो पैर फैला रहा है वो है कुपोषण, माल न्यूट्रिशन, कुपोषण, इंसान कुपोषित हो। कुपोषण का प्रॉब्लम है और ये आपकी तरफ फैल रहा है कुपोषण, ओके। कुपोषण से दुनिया को बचाने के लिए, इवन कह लीजिए अगर इंडिया की बात चल रही है तो इंडिया वालों को कुपोषण से बचाने के लिए ये सब जो भी इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी खुला के न्यूट्रिशन की लोगों को जानकारी हो, राइट, ताकि हम कुपोषण से बचें, ओके। अगर आप कुपोषित होंगे तो सिंपल है, कभी न कभी कोई बीमारी आपके ऊपर अटैक करेगी, और क्यों अटैक करेगी ये भी समझना जरूरी है। अब देखिए कि कुपोषण से बचने के लिए सरकार भी कोशिश कर रही है न्यूट्रिशन की ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी हो, और आजकल हॉस्पिटल में भी न्यूट्रिशन के एक्सपर्ट लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं। पहले क्यों नहीं थी, आज क्यों लगाए जा रहे हैं? आज सबको पता चलने लगा है कि किसी भी बीमारी के ऊपर काबू पाने के लिए सबसे पहला ध्यान न्यूट्रिशन के ऊपर देना पड़ेगा। जबकि ये डॉक्टर की थियरी में स्टार्टिंग में ये सब्जेक्ट होता था, ये बेसिक में आता था, और डॉक्टर क्या किया, इसी के ऊपर चौकड़ी मार दिया, बेसिक भूल गया और बस वो एक ही जगह आ गया, कौन सा रोग है और कौन सी मेडिसिन, कौन सी दवाई चलेगी, राइट। बस इतना ही वो भाषा पढ़ा है, मतलब इतना ही इस्तेमाल कर रहा है। पढ़ाई तो ये पहले ही हुई, लेकिन इधर चौकड़ी मार दिया। लेकिन अब जिस चीज के ऊपर उसने चौकड़ी मारा वही उसके लिए मुसीबत बन गया कि नहीं आज मुसीबत, राइट। आज अगर डॉक्टर अगर न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान नहीं देगा, मतलब वो पेशेंट के ऊपर सफलता नहीं पाएगा, वो किसी बीमारी के ऊपर सफलता नहीं पा सकता, राइट। तो ये बेस बन गया, और न्यूट्रिशन का यही कारण है कि चारों तरफ चर्चा होने लगी, तब जाकर कोई सत्यमेव जयते जैसा चैनल शुरू हो, सत्यमेव जयते प्रोग्राम आमिर खान जी का
करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, राइट। वो क्या मैसेज दे रहे हैं दुनिया को? कुपोषण से बचो, माल न्यूट्रिशन, कुपोषण से बचो। कुपोषण से बचने के लिए वो बोलते हैं कि अच्छा खाना खाओ। अब मैं पूछता हूं अच्छा खाना क्या है वो तो बताओ। अभी आमिर खान को ही अगर पूछ लिया जाए भाई अच्छा खाना क्या है वो तो बताओ, क्या खाया जाए? हाँ क्या खाया जाए, तो अभी उनको ही नहीं पता है कि अच्छा खाना क्या है। यही प्रॉब्लम है। अब सवाल यही खड़ा हुआ है कि अच्छा खाना क्या है, किसको अच्छा खाना कहेंगे? यही कारण है कि सब जाकर हमारी प्लेट जो है मल्टी बिलियन डॉलर का सेक्टर बना, राइट। और अब जाकर डीएक्शन वालों को भी जो चिंता थी कि मेरा करियर बनेगा कि नहीं बनेगा, आगे बढ़ूंगा कि नहीं बढ़ूंगा, अब डीएक्शन वाले ये समझ तो गए हैं कि सिर्फ मिलीनियर नहीं हम मल्टी मिलीनियर बन जाएंगे। आप एक ही चीज देखो, दूसरे की थाली देखो, सामने वाले की थाली में क्या है? तो हमने यही पूछा उनको कि सर एक बात बताओ कि आपको एनर्जी ज्यादा चाहिए क्योंकि आप वक्ता ज्यादा हो, बोलते ज्यादा हो, है? पढ़ाई में भी बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च होती है क्योंकि दिमाग का खेल ज्यादा होता है बच्चों को, तो एनर्जी का रोल तो हर जगह है। बट हमारी थाली कैसी होनी चाहिए एनर्जी के लिए? तो थाली के दो भाग, ग्रीन एंड रेड। ग्रीन का मतलब हो गया कुदरत का बनाया हुआ खाना और रेड का मतलब हुआ हमारा बनाया हुआ खाना, राइट। अभी कुदरत का बनाया हुआ खाना क्या होता है? जो भी फ्रूट्स वगैरह आते हैं, राइट, ये कुदरत का दिया हुआ भोजन होगा वो इंसान के लिए, राइट। अब उसको बिना छेड़छाड़ किए हमें खाना पड़ता है, तभी हम उसका फायदा उठा पाएंगे ना, बिना छेड़छाड़ किए। एक डॉक्टर कहता है कि एक आदमी को स्वस्थ रहने के लिए एक एप्पल डेली खाना चाहिए, बट एप्पल डाली से आए तब तो एप्पल डाली से निकालने के बाद पाउडर की कोटिंग कर दी जाती है। और किसी भी फ्रूट को अगर समय से पहले बड़ा किया जाता है केमिकल देकर और समय से पहले उसे बड़ा करके पकाया जाता है केमिकल देकर, तो जो चीज उसमें नेचुरली होनी चाहिए ग्रोथ, वो ग्रोथ नहीं होती। चलिए मान लेते हैं छेड़छाड़ करके ही आ गया, तो कम से कम हमारी थाली में आधा भाग तो होना चाहिए फ्रूट का, कुदरत के खाने का। अभी आधा भाग होना चाहिए तो उसमें एक ही प्रकार के फल से नहीं भरा होना चाहिए, उसमें आपका एप्पल होना चाहिए, केला होना चाहिए, अंगूर होने चाहिए, मतलब कई तरह के फ्रूट्स होने चाहिए। और आधा खाना आपके घर का जो आप बनाते हैं। आप में से कौन ऐसा है जिसकी थाली ऐसी होती है? ये तो चलिए कम लोगों में 2 लोगों ने बोला, मैं आपको रेशियो बता दूं, हजार लोग हाल में बैठे होते हैं, जब ये सवाल पूछता हूं तो 1 ही 2 शायद हाथ उठाए, बड़ी मुश्किल से है। बहुत लोगों को ये ऊपर वाले ने पैसा दिया है, लेकिन थाली भरने के लिए आधा उनके पास टाइम नहीं है। अगर किसी ने भर दिया तो खाने का टाइम नहीं है। ये प्रॉब्लम है। अभी वो भी फ्रूट आप फटाफट मार देंगे तो बेनिफिट नहीं देगा, आपको अच्छी तरह धीरे धीरे उसे चबा के खाना पड़ेगा, राइट है। तो उतने देर तक आधा थाली का फ्रूट चबाने के लिए टाइम नहीं है, ये बड़ी प्रॉब्लम है। चलिए राइट, अब हम बात करते हैं कि जिन लोगों की थाली ऐसी नहीं होती, राइट, अगर ये थाली ऐसी है तो आपके शरीर के लिए ये भोजन फिट बैठता है। 100% तो फिट नहीं कहेंगे क्योंकि फ्रूट में लोचा है, केमिकल है, राइट, और इसमें भी केमिकल का वार कर दिया ज्यादा करके, आजकल पैदावार के लिए सब जगह केमिकल का वार कर दिया है।
लेकिन कुछ हद तक ये ठीक है। अगर ये बिल्कुल नहीं है तब तो बिल्कुल फिट नहीं है। ऐसा मैंने क्यों कहा? ऐसा मैंने क्यों कहा? इसका क्या संबंध है? जो हमारे प्लेट में है वही हमारे पेट में जाएगा, और जो हमारे पेट में जाएगा वही हमारे सेल में, कोशिका। सिंपल है। जो चीज आपने अपने प्लेट में रखा है वही आपके पेट में जाने वाला है, और जो आपके पेट में जाएगा वही आपके सेल में जाएगा। और सेल लेके उसे क्या बनाएगा? एनर्जी। और एनर्जी से दुनिया की हर चीज चलती है। राइट? अब ये जो थाली में रखा हुआ है ये भोजन है, इससे क्या मिलेगा आपको? जब पेट में जाएगा तो क्या बनेगा आपको? तो वो छोटे छोटे भागों में टूटेगा। राइट? तोड़ने के बाद उसमें से आपको क्या मिलेगा? न्यूट्रिशन, पोषक आहार, ये मिलेगा ना। अब पोषक आहार दो पार्ट में हो गया, एक हो गया मैक्रो और एक हो गया माइक्रो। मैक्रो मतलब बड़ी साइज होता और माइक्रो मतलब छोटी साइज। तो बड़ी साइज में क्या मिलेगा आपको? PCF, और छोटी साइज में क्या मिलेगा? BME, PTO, ये छोटी साइज। ओके। PCF मतलब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर और फैट, ये बड़ी साइज का। लेकिन छोटी साइज में विटामिन, मिनरल्स, एंजाइम, फाइटोन्यूट्रिशन, ट्रेस एलिमेंट एंड अदर। ओके। जो हमारी थाली में ग्रीन है आधा भाग, उसमें हमें क्या मिलता है ज्यादा? माइक्रो। और जो रेड है इसमें हमें ज्यादा क्या मिलता है? मैक्रो, बड़ी साइज। अब बात समझ में आ रही है ना? देखिए लिंक बना है। जब मैक्रो और माइक्रो बैलेंस होगा वही खाना आपके लिए फिट बैठेगा। ये बैलेंस होना चाहिए। इसको कहते हैं कि हाई एनसी रेशियो। आपको फूड कैसा लेना चाहिए? हाई एनसी रेशियो का है, न्यूट्रिशन एंड कैलोरी है, उसका बिल्कुल से बैलेंसिंग होना चाहिए। अगर वो न्यूट्रिशन और कैलोरी की बैलेंसिंग नहीं है तो आपके शरीर में उल्टी पुल्टी क्रिया शुरू होगी, फैट बढ़ेगा। आज लोग क्या करते हैं? फैट को कम करने के लिए खाना कम कर देते हैं। राइट है कि नहीं? बहुत लोगों की क्या सोच है? भाई बहुत ज्यादा फैट बढ़ रहा है तो सामने वाला ज्यादा खा रहा है तो खाना कम करो। फिर खाना कम करके उसको मार दिया। राइट? मतलब आपने उसको वजन कम कराने के लिए एनेमिक बना दिया, तो वो तो अंदर से कमजोर हो गया, तो किसी न किसी बीमारी का शिकार हो जाएगा। यानी फैट कम करने के लिए खाना कम करवा दिया, कोई न कोई बीमारी उसको दे दिया। अब देखिए कि हाई एनसी रेशियो अर्थात न्यूट्रिशन में मैक्रो एंड माइक्रो बैलेंस होना चाहिए। ये दोनों हमें मिलना चाहिए, और ये ग्रीन और रेड का मतलब यही होता है। लेकिन ये दोनों बैलेंस रूप में जाना क्यों चाहिए? क्योंकि ये जो माइक्रो है यही मैक्रो में से जाकर एनर्जी को निकालने के लिए सपोर्ट करता है। एनर्जी कब मिलेगी आपको? जब तक ये दोनों बैलेंस नहीं होगा। क्योंकि ये तो जा रहा है, अगर ये माइक्रो नहीं जाएगा तो एनर्जी का सपोर्ट आपको नहीं मिल पाएगा। राइट? अब बात समझ में आ गई? तो अगर आपने अपनी थाली में से ये ग्रीन निकाल दिया तो क्या होगा? आपको खाना, आप पेट भर रहे हैं लेकिन आपको क्या मिल रहा है? मैक्रो, बड़ी साइज का। माइक्रो आपको नहीं मिल रहा है, तो कहां से एनर्जी मिलेगी बताइए? सब आप कुपोषित होंगे या नहीं होंगे? और यही कारण है कि कुपोषण आपकी तरफ फैल रहा है। आज इंडिया का रेशियो है 2 में से 1 कुपोषित है। लोग कुपोषण को क्या समझते हैं? जिसकी हड्डी दिख रही है वही कुपोषित है। हाँ,
जो मोटा है वो भी कुपोषित है। कुपोषण का लक्षण होता है कि जिसको सुस्ती आती है, काम में मन नहीं लगता है, वो भी कुपोषित है। सच्चाई है? चलिए, तो ये देखते हैं कि कुछ लोगों का मानना है कि भाई मैं फ्रूट नहीं लेता हूं, लेकिन ग्रीन के रूप में क्या लेता हूं? हरी साग सब्जी। बोलते हैं ना, ग्रीन के रूप में क्या लेता हूं? हरी साग सब्जी। एक ने बोल भी दिया था एक जगह, एक लेडीज ने बोला कि सर हम फ्रूट नहीं लेते हैं, लेकिन जो ग्रीन सब्जी है वो भी तो उसमें माइक्रो न्यूट्रिशन होता ही है। मैं बोला वेल एंड गुड, होता तो है, लेकिन आप ग्रीन सब्जी को लाके पकाते हो ना घर में, हाँ। तो मैंने बोला कि कोई भी भोजन अगर 70 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से उच्च ताप पर ले जाकर पकाया जाता है, हीट किया जाता है, तो उसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, नष्ट हो जाता है। तो हमारा भोजन कितने डिग्री पे पकता है? 100 के ऊपर। तो आप खा क्या रहे हैं? खाली नाम के लिए साग खा रहे हैं। पूछा आप गन्ना है ना, गन्ना है, वो मशीन में गन्ना डाल दिया तो उसका रस नीचे निकल गया, पीछे से क्या निकलता है? पूजा निकलता है। तो पूजा खा सकते नहीं, बट हम क्या खा रहे हैं सब्जी के रूप में? पूजा खा रहे हैं। उसका जो मटेरियल है वो तो हवा में उड़ा दिया, राइट। तो माइक्रो न्यूट्रिशन की कमी के कारण, राइट, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अब क्लियर हो गया? अब दुनिया में फिर हमें क्या लेना चाहिए? कौन सी चीज लेना पड़ेगा? हमारी थाली तो फुट गड़बड़ हो चुकी है, राइट। और आज कुपोषण को रोकना वेरी डिफिकल्ट। जब इंसान कुपोषित होता है तो सिंपल है कि उसका इम्यून सिस्टम क्या होगा? इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा। और इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा तो सारी लड़ाई किससे लड़नी है? यही लड़ने वाला है। बैक्टीरिया, वायरस, दारू पिएंगे तो भी यही लड़ेगा, ध्यान दीजिए, है राइट। आप कुछ भी अंदर डाल देते हो, समोसा डाल देते हो, लेकिन सोचते नहीं है। लेकिन समोसा अगर जहाँ पे नुकसान करने वाला है तो उसमें लड़ाई किसको लड़नी है? आपके इम्यून सिस्टम को। लेकिन इम्यून सिस्टम कुपोषण के कारण वीक हो रहा है, जिसके कारण कोई भी लेवल तो ये इम्यून सिस्टम वीक आज की बात नहीं है, ये तो बहुत पहले से वीक हो रहा है। बहुत पहले से इसकी चर्चा है। जब इम्यून सिस्टम वीक होने लगा, आतंक बढ़ गया है, तब मॉडर्न साइंस ने क्या किया? एंटीबायोटिक की खोज की। एंटीबायोटिक जो दवाइयां 1928 में इसकी खोज हो गई, एंटीबायोटिक की। जब एंटीबायोटिक दवाइयों की खोज किया तो इसका काम क्या है? एंटीबायोटिक की जो आपका इम्यून सिस्टम का काम है वो ये करेगा। ये कमजोर पड़ेगा तो ये लड़ेगा, ये दवाई लड़ेगी। लेकिन ये लड़ेगी, ये सपोज आपके शरीर में बैक्टीरिया से लड़ रही है, तो आपके शरीर में बुरे भी बैक्टीरिया हैं और अच्छे भी बैक्टीरिया है ना, दोनों को मारती है। तो ये बुरे को तो मारेगा, अच्छे को भी मारेगी। इसको कहते हैं साइड इफेक्ट। तो अगर आप इफेक्ट लेना है तो साइड इफेक्ट से भी लड़ने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि ये दवाई का साइड इफेक्ट होना ही है। अगर आप जिंदगी में दवाई खा रहे हैं, आप पेन किलर की गोली खाएंगे तो आप किडनी डैमेज होने की तैयारी में रहिए, राइट। आजकल क्या करते हैं? जरा भी दर्द हुआ फटाक करके पेन किलर ले लिया। किसी को सर्दी जुकाम हुआ, एक्शन 500। एक्शन 500 का रिएक्शन कितना बड़ा है वही लोगों को पता नहीं है। एंटीबायोटिक बना दिया, राइट। कुछ सालों पहले जब किसी को फीवर आता था तो ज्यादा से ज्यादा उसको 50 mg तक का एंटीबायोटिक दिया जाता था। एक दिन में फीवर कंट्रोल 50 mg का काम करना बंद कर दिया, 200 mg शुरू हो गया, फटाफट बढ़ गया। एक दिन में फीवर कंट्रोल होने लगा, इससे भी एक दिन में हो जाता था 200 mg। फिर कुछ समय बाद ये भी काम करना बंद कर दिया, फिर आ गया 500 mg, 500 mg देना शुरू कर दिए। 2 से 3 दिन में फीवर कंट्रोल होने लगा।
पावर दवाई का बढ़ गया, डे भी बढ़ गया, अब ये भी काम करना बंद कर दिया। अभी लेटेस्ट चल रहा है 1000 से लेकर 1500 mg का, इतने mg तक दिया जा रहा है एक दिन में एक पेशेंट को। और फीवर में मैं बता रहा हूँ इतने mg तक दिया जा रहा है, और 7 से 10 दिन में एक डॉक्टर भी श्योर नहीं है कि फीवर कंट्रोल हो जाए। 7 से 10 दिन में, तब जाकर सूरत में डॉक्टर गावित डेंगू के कारण उसकी मौत हो जाती है, एमडी डॉक्टर। हेलो, और हम सोच रहे हैं कि दवाई हमें बचाएगी, डॉक्टर हमें बचाएगा। हम सोचते हैं डॉक्टर हमें बचाएगा, और डॉक्टर सोच रहा है मुझे कौन बचाएगा। है ना समस्या? तो एंटीबायोटिक अब काम करना बंद कर रहा है, और 2020 तक जाते जाते एंटीबायोटिक क्लोज, पूरी तरह से बंद। हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ जी, हाँ, जिसके भरोसे हम बैठे वही बोल रहा है, राइट, कि 2020 तक जाते जाते एंटीबायोटिक का आना बंद हो जाएगा बिल्कुल से। क्योंकि आज का ही रेशियो में आपको बता दूं, नए एंटीबायोटिक नहीं आ रहे हैं, बहुत कम हो गए हैं, और पुराने एंटीबायोटिक शरीर पे काम नहीं कर रहे हैं। तब क्या होगा? पेशेंट बेमौत मर जाएगा। हर जगह एंटीबायोटिक दिया जाता है, फोड़ा हो गया एंटीबायोटिक, फीवर हो गया एंटीबायोटिक, सर्जरी की गई एंटीबायोटिक। सपोज करिए एंटीबायोटिक काम नहीं कर रहा है, एक डॉक्टर ने पेशेंट की सर्जरी कर दिया, क्या होगा? एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा तो क्या होगा? पेशेंट मर जाएगा। किससे मरेगा? तो डॉक्टर अच्छा होगा, हॉस्पिटल अच्छा होगा, सर्जरी भी अच्छी होगी, लेकिन पेशेंट बेमौत मर जाएगा। ऐसा दिन आ रहा है। अब ऐसा दिन आ रहा है कि इस समय डॉक्टर सर्जरी करने से भी डरेगा। डॉक्टर भी क्या बोलेगा? भाई मैंने मेरा काम कर दिया, अब जो कुछ करेगा तेरी शरीर करेगी। कौन करेगा? तेरी शरीर, अभी तेरा इम्यून सिस्टम। जो लड़ाई लड़नी है, इसको लड़ाई लड़नी है, और ये भी इम्यून सिस्टम लड़ेगा कैसे? इंसान तो कुपोषित होके बैठा है राइट, या इंसान कुपोषित होके बैठा है, तो इम्यून सिस्टम कैसे लड़ेगा? तब जाकर न्यूट्रिशन के ऊपर इतना ज्यादा जोर दिया जा रहा है, क्योंकि न्यूट्रिशन अच्छा आप खुराक लेंगे तो आपको एनर्जी अच्छी मिलेगी, आप कुपोषण से बचेंगे, कुपोषण से बचेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम अच्छी तरह काम करेगा, तभी आप आगे की लड़ाई लड़ पाएंगे। तो आज दुनिया में सबसे बड़ी समस्या क्या बन गया? सर्वाइव करना। मैं धरती पर आ तो गया, आगे सर्वाइव कैसे करूं? राइट ना? लेकिन जब इंसान कुपोषित होता है तो उसका शारीरिक और मानसिक दोनों विकास रुक जाता है। अब आप अपने घर में झांक के देखिए कि क्या आपका बच्चा कुपोषित है? क्या आपकी वाइफ कुपोषित है? क्या आपकी मम्मी, आपके मम्मी डैडी कुपोषित है? क्या आप कुपोषित हैं? आप पहले उधर देखिए, आप बाहर क्यों जा रहे हो? पहले अपने घर में खुद देखिए। अगर आपके मम्मी डैडी को सुस्ती आ रही है, काम में मन नहीं लग रहा, मतलब कुपोषित है। आपकी वाइफ को सुस्ती आ रही है, काम में मन नहीं लग रहा, मतलब कुपोषित है। अगर आपका बच्चा ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहा है, बार बार उसको सुस्ती आ रही है, मतलब आपका बच्चा कुपोषित है। अब बच्चा कुपोषित है, आपने बच्चे का एडमिशन करा दिया वीआईपी स्कूल में। स्कूल वीआईपी, स्कूल वीआईपी कैसे कैसे छाती ठोकते हैं, अरे मेरा बच्चा ऐसे स्कूल में पढ़ता है, 1 लाख रुपए डोनेशन है। अरे वो एसी गाड़ी से जाता है और क्लासरूम भी एसी है। बस यही कहना बाकी रह गया, टीचर एसी नहीं। आप लोगों को भी एसी लगा के भेजना पड़ेगा। मतलब स्कूल वीआईपी, टीचर वीआईपी, क्लासरूम वीआईपी, गाड़ी वीआईपी, लाख रुपए डोनेशन दिया, रिजल्ट जीरो। रिजल्ट जीरो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपने बच्चे को वीआईपी स्कूल में मत भेजिए। आपको ताकत है, आपके पास ऊपर वाले ने अच्छा धन दिया है, आप वीआईपी स्कूल में भेजिए, बट पहले इधर चेक करिए। बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास रुक गया तो वीआईपी स्कूल क्या देने वाला है? नहीं देखी नहीं, रिजल्ट कहां से आने वाला है? इधर भी ध्यान देना होगा ना। आपने एक तरफ ध्यान दिया, दूसरे तरफ भूल गए।
जिससे उसको लड़ाई लड़नी है उसी को भूल गए। तो अब वो उसका दिमाग कब काम करेगा, जब वो अंदर से फिट रहेगा, राइट है, हेल्दी रहेगा। और हेल्दी रहने के लिए उसे अच्छा कोई खुराक लेना पड़ेगा, अच्छा आहार लेना पड़ेगा। कहते हैं जितना बड़ा घर उतना बड़ा कुपोषण। कुपोषण 3 तरह से होता है। एक वो जिनको खाना नहीं मिलता, वो खाना के बगैर कुपोषित हो जाते हैं। एक वो जो दबा दबा के खाते हैं और कुपोषित रह जाते हैं, कहते हैं मैं खूब दबा दबा के खाना खाता हूँ। और एक वो जो अच्छा अच्छा खाते हैं और वो भी कुपोषित रहते हैं। अच्छा समझ के खाते हैं बट अच्छा होता नहीं। अब बात समझ में आई? सामने वाला दबा दबा के खाता है लेकिन सिर्फ यही खाता है। सामने वाला अच्छा अच्छा खाता है लेकिन उसको फिर से यही मिलता है। और जिनको खाना ही नहीं मिलता है वो उनको तो कुछ नहीं मिलता ही नहीं। राइट। तो कमी माइक्रो न्यूट्रिशन की दोस्तों इसमें सुधार लाना होगा। हाई एनसी रेशियो का प्रोडक्ट चाहिए अगर कुपोषण से बचना है तो हाई एनसी रेशियो के लिए और ये सभी चीजों से लड़ने के लिए, इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए सभी जगह एनर्जी का रोल है। और एनर्जी तभी हमें अच्छी मिलेगी, हमारी जरूरत के मुताबिक मिलेगी जब हमारी प्लेट अच्छी होगी। राइट। ये बैलेंस होगा। राइट। बट ये कैसे होगा हम दे नहीं पा रहे आज। या तो पैसा है, धन है, तो भी हमारे पास इसकी कमी है, मतलब समय नहीं है, खाने का समय नहीं है, लाने का समय नहीं है, और जिसके पास पैसा ही नहीं है उसकी भी थाली अधूरी है। दोनों तरफ से थाली अधूरी है। राइट। तो चलिए अब हमें इसे बैलेंस करना है। तो इस धरती पर क्या चीज कुदरत ने दिया है? कुदरत का दिया हुआ एक आहार, उपहार के रूप में हम लोगों को पहले साइंस में पढ़ाया जाता था। बायोलॉजी में एक चैप्टर आता था एल्गी, पढ़ा तो दिया गया, कितना ध्यान रखते हैं। अरे जो पढ़ाता है वो भी ध्यान नहीं रखता और जो पढ़ लिया वो भी ध्यान नहीं रखता, और जो पढ़ के डॉक्टर बन गया वो भी ध्यान नहीं रखता। राइट कि नहीं? ये बताया गया एल्गी अर्थात शैवाल, वह बॉटनिकल नेम स्पिरुलिना। हाँ, शैवाल इस धरती का सबसे ताकतवर फूड, कंप्लीट एंड बैलेंस फूड, ऑल विटामिन एंड मिनरल्स, जिसका जो हाई एनसी रेशियो का अगर कोई प्रोडक्ट है इस धरती पर कुदरत का दिया हुआ वो है स्पिरुलिना। हाई एनसी रेशियो। राइट। स्पिरुलिना 350 करोड़ साल पूर्व धरती की उत्पत्ति हुई। उस समय सबसे पहला अगर कोई जीव आया इस धरती पर तो स्पिरुलिना। 350 करोड़ साल का इतिहास है। स्पिरुलिना इस धरती पर आया है। इस धरती पर सब कार्बन डाइऑक्साइड ही था। राइट। कार्बन डाइऑक्साइड था। राइट। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को फिर ऑक्सीजन में कन्वर्ट करना वो किसने किया? स्पिरुलिना ने किया। स्पिरुलिना इस धरती पर सबसे ज्यादा क्षमता रखता है CO2 लेने की, सबसे ज्यादा CO2 लेता है और सबसे ज्यादा O2 छोड़ता है। CO2 को लेकर उसे O2 में बदलना। तो ये क्षमता 24 घंटे करता है एक क्रिया, 24 घंटे CO2 लेना और 24 घंटे उसे O2 में कन्वर्ट करना। तब जाकर एनवायरमेंट में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा और धीरे धीरे मानव का अस्तित्व आने लगा। लेकिन ध्यान दीजिए 350 करोड़ साल पूर्व जब स्पिरुलिना आया, जैसा तब था वैसा अब भी है, लेकिन बाकी सब कुछ चेंज हो गया। पहले का मानव खूब ताकतवर होता था, है? अकेले वो जहाज को भी दांतों से खींच सकता था, है? इतनी ताकत रखने वाला मानव जहाज को खींचना तो छोड़ दीजिए, एक बेटा अपने बाप का वजन उठा नहीं सकता। ये हालत हो गया। अंदर से इंसान खोखला होते जा रहा है। राइट। स्पिरुलिना का भोजन कौन करता है? तो स्पिरुलिना का भोजन सदा से करते आया कछुआ, और इस धरती पे सबसे लंबी आयु कौन जीता है? कछुआ। ओके। दूसरी चीज,
ऑक्सीजन की कमी कैंसर का बहुत बड़ा कारण है। ओके, ऑक्सीजन की कमी कैंसर का बहुत बड़ा कारण है। ऐसा ये ऑक्सीजन मतलब ये और डीप में जाने का मतलब वो ट्रेनिंग में लेना पड़ेगा, समय चाहिए उसके लिए। बट एक लाइटली मैं थोड़ा सा बता देना चाह रहा हूं यहाँ पे कि आज इंसान को बहुत ज्यादा क्या है, स्ट्रेस, तनाव बहुत ज्यादा है। पहले से कई गुना ज्यादा आज तनाव में हम जी रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं, तनाव में ही बैठे होंगे। सर पे अगर सबसे ज्यादा हमारे शरीर पे बोझ किस चीज का है तो तनाव है, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस है। अरे चारों तरफ से बस उसको रास्ते ही बंद नजर आते हैं। अब पैसा जो है ढेर सारी मुसीबतों का हल होता है, और ढेर घर में ज्यादातर झगड़े किस चीज को लेकर होते हैं, पैसे को लेकर। हस्बैंड वाइफ के झगड़े किस चीज को लेकर होते हैं, ज्यादातर पैसे को लेकर। भाई भाई का मर्डर किस चीज पे हो जाता है, पैसे को लेकर, राइट। तो स्ट्रेस इंसान का बढ़ रहा है, और इस स्ट्रेस फ्री रेडिकल का बहुत बड़ा कारण। हमारे शरीर में लगभग 78,000 टाइप के फ्री रेडिकल एनी टाइम बनते हैं, 78,000। और ये फ्री रेडिकल क्या करता है, ऑक्सीजन को खा जाता है। क्या करता है, ऑक्सीजन कहाँ खपत हमारा ज्यादा हो रहा है, फ्री रेडिकल को मारने में, अर्थात ऑक्सीजन को ये खाया है। तो आपको जो चलाने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए, अर्थात एक जो सेल होता है, इसको न्यूट्रिशन के साथ ऑक्सीजन चाहिए, राइट, इसको चाहिए, क्योंकि इसमें ये दोनों का संबंध होना चाहिए, तभी एनर्जी बनेगी ना। तो न्यूट्रिशन मिला, ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो वहां भी एक लिंक छूट जाता है कि आपको ऑक्सीजन के कारण भी, कमी के कारण एनर्जी नहीं मिल पा रही है। और जिनके अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है, कैंसर कभी भी डेवलप शरीर में हो सकता है, और हर इंसान को ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है। और जहां तक हालात हो गए हैं शहरों के अंदर कि ऑक्सीजन के बूथ न लगाने पड़ जाए, ऑक्सीजन के बूथ इन फ्यूचर। पहले, हाँ, इन फ्यूचर पहले इंसान 1 रुपए डाल के बूथ में घुस के फोन किया करता था। अब वो 1 रुपए डालेगा, बूथ में घुसेगा, ऑक्सीजन बाहर लेके बाहर आएगा। इस तरह का कोई हालात हो जाएंगे शहरों में। तो ऑक्सीजन की कमी कैंसर का बहुत बड़ा कारण है। लेकिन इस धरती पर ऑक्सीजन का सबसे बड़ा सोर्स क्या है, Spirulina reduce the risk of cancer, save your life. But intake spirulina high NC ratio प्रोडक्ट, इस धरती का सबसे ताकतवर फूड प्रोडक्ट स्पिरुलिना, हाई एनसी रेशियो प्रोडक्ट। स्पिरुलिना के अंदर मैक्रो की भले कमी है, लेकिन माइक्रो की भरमार है, माइक्रो की भरमार है। कहते कोई चीज, कोई भी ग्रीन चीज को जब सुखाया जाता है तो उसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिशन खत्म हो जाता है, लेकिन स्पिरुलिना एक ऐसी वनस्पति है जिसको सुखाने के बाद भी उसके माइक्रो न्यूट्रिशन नष्ट नहीं होते। ये बड़ी खासियत है। स्पिरुलिना को सुखाने के बाद ही उसका पाउडरिंग करेंगे ना। कोई एलगी जाके ऐसे ही लेके तालाब से आके खाएगा, ऐसे तो नहीं खाएगा। वो मतलब उसको सुखाने के बाद उसको पाउडरिंग करके कैप्सूलिंग किया गया है कि बैड टेस्ट है ना स्पिरुलिना का, बैड टेस्ट है, तो हम कैप्सूल के कैप में भरा गया कि हम आसानी से इंटेक कर सके। ओके, इंसान हमारे इंडिया में कड़वी चीज कब लेता है, बीमार, जब तक लेवल न लग जाए तब तक कड़वी चीज अंदर नहीं जाती। मैं मीरा रोड में एक जूस वाले को देखा, अभी कल की बात है। कल शाम को सुजाना मैडम वो कॉर्नर पे, शांति शॉपिंग के इधर कॉर्नर पे एक जूस वाला है, उधर गन्ने का जूस, मौसम्बी का जूस, ये तो मिलता ही था। अब मैं देख रहा हूँ कि ढेर सारी लौकी, ढेर सारा करेला रखा है। और हमारे इंडिया में कड़वा चीज तभी जाता है जब तक लेवल न लग जाए। डायबिटीज होने के बाद करेले का जूस नहीं, नीम का तेल भी पी जाते हैं। और वही पहले से खाए पिए तो नहीं। तो हमारी शरीर को
जो ज्यादा करके कड़वा, जो जीवा को ज्यादा करके कड़वी लगती है, वही हमारे शरीर को ज्यादा करके फिट बैठती है। और जो चीज हमारी जीवा को ज्यादा टेस्टी लगती है, वही हमारे शरीर को ज्यादा करके नुकसान पहुंचाती है। तो पिज्जा कैसा है? टेस्टी है? क्या है? बहुत टेस्टी है, इसीलिए शरीर को ज्यादा फिट नहीं बैठता, ज्यादा नुकसान करता है। और हमारे इंडिया में ज्यादा लंबी जीभ टेस्ट के लिए चलती है। सबसे टेस्टी भोजन पूरी दुनिया में देखा जाए तो इंडिया में मिलता है, और फॉरेन कंट्री में चले जाओ तो सब कच्चा कच्चा ही मिलता है। न तो तेल का पता, न मसाले का पता, न तो ठीक से पका हुआ होता है। और हम इंडियन वहां जाते हैं तो भूखे ही रह जाते हैं। अब देखिए, हमें अपने भोजन में बदलाव नहीं कर सकते, तो अपने भोजन में क्या लेना पड़ेगा? स्पिरुलिना। इसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिशन की भरमार है। आपको मैक्रो की कमी नहीं है, वो आपकी थाली में मिल जाता है आपको। ये तो दबा दबा के आप ले रहे हो। कमी है माइक्रो की, तो माइक्रो स्पिरुलिना जाके सपोर्ट किया तो आपको एनर्जी की जितनी जरूरत है वही स्पिरुलिना से पूरी होगी। एनर्जी पूरी होगी तो आपका इम्यून, आप कुपोषित नहीं होंगे, आप कुपोषण से बचेंगे। कुपोषण से बचेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम क्या होगा? स्ट्रांग होगा। इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो आप आगे लेवल से बचेंगे। अब वही इंसान आगे सरवाइव कर पाएगा जिसका इम्यून सिस्टम साफ है। रोग उसी का, अगर किसी को रोग हुआ, वही इंसान आगे अब ठीक होगा जिसका इम्यून सिस्टम साथ देगा। दवाई भी उसी के ऊपर काम करेगी जब आपका इम्यून सिस्टम आपका साथ देगा। अब बात समझ में आ गई? तो आज नहीं कल 2020 तक जाते जाते हर इंसान की मजबूरी बन जाएगा। क्यों बनेगा? क्योंकि थाली में ग्रीन नहीं है। स्पिरुलिना आपने 3 कैप्सूल अंदर डाला, मतलब आपको आपकी थाली में आधा भाग ग्रीन आ गया, आपकी थाली का बैलेंस बन गया। मैं कहाँ आपको गोली खिला रहा हूँ, मैं तो आपकी थाली को बैलेंस कर रहा हूँ। आपकी थाली अधूरी है, आपको कंप्लीट फूड लेना है, बैलेंस फूड लेना है। तो आपकी थाली को बैलेंस बनाने के लिए हमने आपको 3 कैप्सूल स्पिरुलिना डाल दिया। 3 कैप्सूल स्पिरुलिना की कीमत कितनी हो गई? 10 रुपए। आधी थाली अगर आप फ्रूट से भरने जाएंगे तो मैडम आप लोग आधी थाली लेते हैं फ्रूट, तो कितना रुपए खर्चा होता है? अकेले के लिए कितना खर्चा होता है आपकी थाली में? अगर आधा भाग फ्रूट रहे तो लगभग एक अंदाजा 100 तक। क्या बात है? आप अपनी थाली को खाना के बाद 100 रुपए फ्रूट का खर्चा कर सकते हैं एक टाइम में? कितने टाइम खाना खाते हैं? 2 टाइम की 4 टाइम? 3 टाइम? कितने लोग 3 टाइम, कितने लोग 4 टाइम? एक तो दिन भर मुंह चलाते रहते हैं। चलिए मान के चल रहे हैं, अगर 2 बार भी खाएंगे तो 200 रुपए खाली फ्रूट का जाएगा, बाकी छोड़ दीजिए। तो हर आदमी के लिए इम्पॉसिबल। 100 रुपए सभी खर्चा कर सकते हैं थाली पे? नहीं खर्चा। आप अपने लिए कर सकते हैं, फिर बेटे को कौन करेगा? और अपने लिए कर लिया, बेटे को कर दिया किसी तरह, तो मम्मी पापा को कौन करेगा? हेलो, जो बूढ़े माँ बाप हैं, जो बड़ी उम्मीद से आपको पढ़ाए, मेरा बेटा कमा के मेरा पेट भरेगा। हेलो, और आज का इंसान अपने माँ बाप को ही भूल जाता है। और इंडिया की धरती पे 37% बूढ़े माँ बाप अकेला रहते हैं। जानवर का घर माँ बाप का घर बन जाता है, जानवर का घर माँ बाप का घर बन जाता है, और वो जाता है मंदिर मस्जिद गिरजाघर में पूजा करने। कहता है ऊपर वाला कि मेरी पूजा से पहले तेरे माँ बाप की पूजा कर, मेरी पूजा अपने आप हो जाएगी। हेलो, जो इंसान अपने माँ बाप को भूल जाता है वो कभी तरक्की नहीं कर सकता। जो अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेना भूल जाता है वो दुनिया में कभी तरक्की नहीं कर सकता। तरक्की वही कर पाता है जो अपने माँ बाप को सुखी रख पाता है। हेलो, अगर माँ बाप को आप उनका बुढ़ापा अच्छा देखना चाहते हैं कि माँ बाप बूढ़ा हो गया, आजकल के माँ बाप बुढ़ापा में ज्यादा बीमारी पीछे रहती है क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, राइट? वो बार बार बीमार पड़े रहते हैं। माँ बाप बिस्तर पे बीमार होकर तड़प रहा है, अगर उसको स्पिरुलिना दे देंगे तो माँ बाप का बुढ़ापा अच्छी तरह बीतेगा, अच्छी तरह बीतेगा। तो मैं आपको थाली के पीछे 100 रुपए खर्चा करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आपकी थाली जहाँ 100 रुपए से बैलेंस कर रहे हो आप, वहाँ 10 रुपए का खाली स्पिरुलिना डाल दोगे तो आपकी थाली बैलेंस हो जाएगी।
हेलो, तो 2020 तक जाते जाते स्पिरुलिना दुनिया की डिमांड बन जाएगा, जरूरत बन जाएगा, और इस दुनिया का हर इंसान लेना शुरू कर देगा। अब जरा सा स्पिरुलिना को लेकर महिलाएं सुन लें एक चीज। अब आज महिलाएं हैं तो आपके लिए कुछ स्पेशल इसमें मैं बता रहा हूं। अब देखिए कि एक महिला को आज के युग में क्या जरूरी है, कौन सी बड़ी समस्या क्रिएट हो रही है, राइट? और इसके ऊपर आपको विशेष ध्यान देना, क्योंकि ये हर महिला की जरूरत है। महिलाओं का जो हीमोग्लोबिन है नॉर्मल 13.5 है, ये सभी जानते हैं, नॉर्मल 13.5। पहले के जमाने में एक माँ 12 बच्चों का जन्म देती थी, ये सच्चाई है? तो 12 बच्चों का जन्म कहाँ होता था, घर में या हॉस्पिटल? घर में। और आज की माँ एक बच्चे का जन्म देती है, वो भी कहाँ, घर में, हॉस्पिटल। पहले की माँ 12 बच्चों का जन्म देकर स्ट्रॉन्ग रहती थी, आज की माँ एक बच्चे का जन्म देकर जैसे लगता है 12 बच्चों की माँ। ऐसा क्यों है ना, सोचने वाली बात, ऐसा क्यों? अब देखिए कि पहले के जमाने में 12 बच्चों का जन्म देने के बाद भी माँ स्ट्रॉन्ग क्यों होती थी, और क्यों वो घर में ही प्रेगनेंसी को झेल लेती थी, हॉस्पिटल की जरूरत क्यों नहीं पड़ती थी, क्या था ऐसा? तो माँ का हीमोग्लोबिन उस समय 12-11 लगभग नॉर्मल के रेंज में पाया जाता था। माँ एनेमिक नहीं थी उस जमाने में, राइट? तो माँ स्ट्रॉन्ग थी ना। लेकिन आज के जमाने में क्या हो गया, माँ का जो फूड है, आहार है, वो अच्छा आहार नहीं है। अभी हमारे घर की महिलाएं क्या बोलती है, 6 दिन हमने खाना खिलाया ना बना के, एक दिन तो होटल में होना ही चाहिए, पिज्जा मंगाओ, बर्गर मंगाओ, है यही डिमांड होता है ना ज्यादा करके, है? मतलब वो ऐसा खाना मंगाते हैं जिसमें स्वाद तो होता है, बाकी जो शरीर को चाहिए वो बिल्कुल से नहीं होता। शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली चीजें उसमें ज्यादा होती है। उनका तेल देखिए, मसाला देखिए, और उसमें किस चीज का, फैट वाली चीजों का ज्यादा इस्तेमाल होता है, जो ज्यादा फैटी होती है, जिसमें ट्रांस फैट ज्यादा होता है। उनका एक ही तेल बार बार बॉयल किया हुआ वो डाला जाता है। अगर एक तेल को आप बार बार बॉयल करेंगे तो उसमें ट्रांस फैट ज्यादा बनेगा, और ट्रांस फैट बहुत हार्मफुल होता है, बहुत हानिकारक होता है। तो माँ, आज के जमाने में जो माँ है उनका हीमोग्लोबिन प्रेगनेंसी में देखा जाए तो 10 के भी नीचे आ जाता है। 10 के नीचे 8, 7, 6, 5, 4, 6, 5, 4 वेरी डेंजरस। अगर 6, 5, 4 है तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। ये तो न तो माँ स्वस्थ रहेगी न बच्चा स्वस्थ होगा, है? और आजकल बच्चे माँ के पेट से ही प्रॉब्लम लेकर बाहर आ रहे हैं। अब मुझे एक बात बताइए, बच्चा मंद बुद्धि का पैदा हो गया, इसका मतलब क्या है? माँ के अंदर प्रॉब्लम थी, माँ के अंदर ही प्रॉब्लम थी। माँ कुपोषित होगी तो बच्चा कुपोषित होगा, है? माँ का हीमोग्लोबिन कम होगा, माँ एनेमिक है तो बच्चे का सही से ग्रोथ नहीं हो पाएगा। अर्थात माँ के शरीर में बच्चे का अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं हुआ। अब आप बाहर आने के बाद क्या कर सकते हैं? वो तो बच्चा डेवलप अच्छी तरह नहीं हुआ, कुछ नहीं कर सकते ना। इससे बेटर है कि माँ को स्वस्थ बनाओ। अगर आपको बच्चा स्वस्थ चाहिए, बच्चा इंटेलिजेंट चाहिए, तो पहले माँ को स्वस्थ बनाना होगा, राइट? तो माँ का हीमोग्लोबिन तो प्रेगनेंसी में 10 के भी नीचे आ जाता है, और डॉक्टर क्या करता है, हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए आयरन का इंजेक्शन देता है। आयरन देता कि नहीं? बट जो आयरन के इंजेक्शन वगैरह दिया जाता है, ये भारी मेटल, नेचुरल तो होता नहीं, ये तो भारी मेटल। और ये भारी मेटल का जो इंजेक्शन लगाने के बाद क्या होता है, ये जाकर माँ के जॉइंट्स को पकड़ लेता है, जोड़ों में दर्द होता है। वही नहीं, उससे बड़ा तोड़ बताने जा रहा हूँ। ये आयरन जाके क्या करता है, आर्टिफिशियल आयरन, ये आज पूरा कलर होके जाने वाला है। यहाँ पे अगर ज्यादा आयरन का इंजेक्शन आपने ले लिया है, पहली बात तो आयरन का इंजेक्शन देने के बाद हीमोग्लोबिन का लेवल कितना तक जाता है प्रेगनेंसी में? 10 के नीचे ही रहता है, 10 से ऊपर नहीं जाता। ये 50 साल के मेडिकल फील्ड का एक्सपीरियंस, जो अभी तक डॉक्टर मिले हैं, गायनेकोलॉजिस्ट, उन्होंने बताया है
कि 50 साल तक का मेरे पास रिकॉर्ड है कि कितना भी आयरन का इंजेक्शन दे दिया गया, बट माँ का हीमोग्लोबिन 10 के ऊपर नहीं जाता है। जो भी डिलीवरी होती है वो 10 के नीचे होती है, और 10 के नीचे अगर डिलीवरी होती है तो बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ नहीं रहेगा। न तो माँ स्वस्थ रहेगी, न बच्चा स्वस्थ होगा, और एक ही बच्चे में माँ 12 बच्चों की माँ दिखने वाली है। राइट, ये सच्चाई है। अब देखिए कि जब आयरन का इंजेक्शन दिया जाता है तो ये आयरन का इंजेक्शन हार्मोन्स को जाकर इम्बैलेंस कर देता है। आर्टिफिशियल आयरन ना, ये हार्मोन्स को जाकर इम्बैलेंस करता है, और वही माँ 1-2 प्रेगनेंसी के बाद लिकोरिया, थायराइड एंड लिकोरिया की पेशेंट हो जाती है। थायराइड एंड लिकोरिया, और थायराइड एंड लिकोरिया वेरी डेंजरस। इसमें डॉक्टर बोलता है पूरी जिंदगी गोली खानी पड़ेगी। राइट, एक तरफ मां का हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए आयरन का इंजेक्शन दे दिया, तो इधर हार्मोन्स में तोड़फोड़ हो गया, हार्मोन्स का नुकसान हुआ। जब हार्मोन डिस्टर्ब हो गए तो थायराइड एंड लिकोरिया हो गया। राइट, और फिर पूरी जिंदगी इसके लिए गोली खिलाओ, और फिर उस गोली का अलग साइड इफेक्ट। यही हो रहा है। अब बताइए इससे बचने के लिए क्या करना होगा? तब यहाँ पे ट्रायल किया गया, चेक किया गया। स्पिरुलिना में नेचुरली बहुत ज्यादा आयरन पाया जाता है, नेचुरल रूप में, आर्टिफिशियल आयरन नहीं, नेचुरल आयरन, भारी मेटल नहीं है वो। तो स्पिरुलिना में नेचुरल आयरन पाया जाता है, और भारी मात्रा में पाया जाता है आयरन। जब माँ को स्पिरुलिना दिया गया तो ट्रायल के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ, एक महिला का उदाहरण दे रहा हूँ आपको कि ट्रायल करने के बाद क्या रिजल्ट मिला है। एक माँ को प्रेगनेंसी में आखिरी मंथ बाकी था, उसका आखिरी महीना बाकी था, 4.5 हीमोग्लोबिन। आप ये मत सोचिए कि पहले अच्छा था बाद में कम हो गया। जब वो प्रेग्नेंट हुई तभी से उसका हीमोग्लोबिन इसी पे था, और इसके ऊपर डॉक्टर आयरन का इंजेक्शन दे देकर थक गया, इसके ऊपर गया। लेकिन वो माँ बिस्तर से उठ नहीं सकती थी, उसको स्पिरुलिना दिया 6 सुबह 6 शाम, तो एक ही महीने में डिलीवरी के समय जाते जाते उसका हीमोग्लोबिन 7.5। और मजे की बात आपको बता दूं, जिस दिन डिलीवरी थी उस दिन वो अपने पति को अपने हाथ से रोटी पका के खिलाई। जो माँ बिस्तर से नहीं उठ सकती थी, वो 9 महीने बिस्तर से, मतलब 8 महीने उठी नहीं। स्पिरुलिना खाने के बाद आखिरी मंथ में बिस्तर पे उठ के वो अपने हस्बैंड को रोटी पका के खिला रही है। अरे उसके हस्बैंड के आंखों में पानी आ गया, बोला कि यही पहले अगर मिला होता स्पिरुलिना तो मेरी बीबी की ऐसी हालत नहीं होती। लेकिन मजे की बात यह है कि डिलीवरी नॉर्मल हुई, जहाँ डॉक्टर ने बोला था ऑपरेशन करके डिलीवरी होगी, सीजरिंग करके, और ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, ब्लड की व्यवस्था कर लेना, न तो ब्लड देने की जरूरत पड़ी, न सीजरिंग करने की जरूरत पड़ी, नॉर्मल डिलीवरी हुई। लेकिन जिन माँ का प्रेगनेंसी में हीमोग्लोबिन 7-8 लगभग यहाँ पाया जाता है, उनको जब स्पिरुलिना का सपोर्ट दिया जाता है तो रिकॉर्ड मिला है स्पिरुलिना का कि माँ का हीमोग्लोबिन 12, 12.5, 13 को भी टच किया है प्रेगनेंसी में। मॉडर्न साइंस का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया स्पिरुलिना। अभी आपको क्या हुआ? अगर इसके बाद भी किसी की आंख नहीं खुलती है स्पिरुलिना खाने के लिए तो हम कुछ नहीं कह सकते। राइट है, ठीक है? ये स्पिरुलिना में, ये तो माँ के लिए हमने बता दिया कि एक माँ को अगर दिया जाए तो ऐसे रिजल्ट, हाँ, ऐसे रिजल्ट आएंगे। बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, हमारे समाज हमारे देश के भविष्य हैं। अगर माँ स्वस्थ होगी तो बच्चा स्वस्थ होगा, हमारे देश का भविष्य उज्जवल होगा। वेरी क्लियर? बट पिताजी को स्वस्थ होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। हाँ, लेकिन आजकल के पिताजी का क्या हाल है? पहले के जमाने में जो पिताजी होते थे वो 50 साल की उम्र के पिताजी, वो आजकल के 30 साल के नौजवान इतनी एनर्जी रखते हैं। 50 साल वाला बूढ़ा आदमी, तो ये बूढ़ा नहीं कहेंगे, ये 50 साल का जवान। और आज के जमाने में 30 साल वाला बूढ़ा
आज का नौजवान 30 साल में बुढ़ापे का आनंद ले रहा है, और पहले के जमाने में 50 साल वाला जवानी का आनंद ले रहा था। राइट? कितनी बड़ी बात है ये। सवाल ये है कि अगर आज भी एक 50 साल वाले को 30 साल के नौजवान इतनी एनर्जी चाहिए, तो स्पिरुलिना, इंटेक स्पिरुलिना 6 मॉर्निंग 6 इवनिंग कैप्सूल स्पिरुलिना, 12 कैप्सूल पर डे इंटेक स्पिरुलिना, मतलब पर डे का मतलब 12 कैप्सूल का 12 36 36 रुपए यानी 40 रुपए, 40 रुपए पकड़ लो ना, 40 रुपए, 40 रुपए का अगर स्पिरुलिना आप खा रहे हो तो आप 50 साल की उम्र में भी 30 साल की जवानी का आनंद उठा सकते हैं। राइट? क्योंकि आजकल के 30 साल के नौजवान की हालत ऐसी है कि वो जवानी में बुढ़ापे का आनंद ले रहे हैं। राइट? ये चुपके से किसी बाबा के पास जाते हैं और 40-50 हजार देकर आ जाते हैं, और ये कोने में मुंह गिरा के बैठे रहते हैं। मम्मी पूछती है, बेटा क्या हाल है, क्यों तू चुप गुमसुदा बैठा है? वो कुछ नहीं बोलता है सब ठीक है, सब ठीक है। फिर लेकिन माँ को संतोष नहीं होता है, सब्र नहीं होता है। वो माँ जाके बहू को पूछती है, अरे बहू बेटे को क्या कर दिया है तूने, क्या बोल दिया है? वो चुपचाप बैठा रहता है, किसी से कुछ बात नहीं करता है, ठीक से खाना नहीं खाता है। तो बहू बोलती है, ये मेरा कसूर नहीं है माँ जी, जब से वो बाबा के पास से आए हैं तब से चुपचाप बैठे हैं। तो ऐसे लोगों को मैं आपको बता दूं कि 40-50 हजार बाबा को दे दिया, फिर भी उदास बैठा है, और इसको 1100 रुपए का एक बाटल स्पिरुलिना दे दो, और 6 सुबह 6 शाम खाने के लिए बोल दो, 1 महीना चलेगा। राइट? और एक बाटल में स्पिरुलिना ये तो ताकत बता ही देगा कि इसकी जवानी वापस आई या नहीं है। हेलो, तो बस स्पिरुलिना के लिए इतना ही, इसके आगे जाने की क्षमता नहीं है। एक चीज और मैं ले रहा हूं शॉर्ट में, टूथपेस्ट को लेकर क्या बोलना है? टूथपेस्ट को लेकर ओके, 3 लाइन का वर्ड है आपका टूथपेस्ट का सेल बना, 3 लाइन। सुबह पहले हमें अपने ओरल का ख्याल करना है। राइट? सुबह उठकर हम अपने मुंह को धोते हैं, ब्रश करते हैं। राइट? सुबह उठकर, लेकिन आज मुंह को लेकर कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, सिर्फ मुंह को लेकर। तो खाली दांत और मसूड़ों की बात करते हैं। तो 3 बड़ी प्रॉब्लम आज के इंसान की है। पहली बड़ी प्रॉब्लम कि जवानी में अपने दांत को खो देना, जवानी में हमारे दांत का हिलना। पहले के मैं आपको बता दूं, 50 साल का बूढ़ा आदमी गन्ने के खेत में जाता था और 2 गन्ना जूस के घर आता था। और आज का नौजवान, 30 साल उम्र वाला नौजवान, एक गन्ने का 1/4 हिस्सा चूसने में ऐसे पकड़ लेता है, दांत लग रहा है। आज का नौजवान न तो ठीक से चना चबा सकता, न गन्ना चूस सकता है, और उसको भी मतलब वो खाली रस निकाल के चाहिए। और जो चीज आप गन्ना को चूस के खाएंगे, चूस के लेंगे, आप संतरे को ऐसे चबा के खाएंगे, मौसम्बी को चबा के खाएंगे, जो चीज उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा, और उस जो चीज रस निकाला जाता है उसमें सेलुलोज की परत नहीं होती है, वो नष्ट हो जाती है, वो उसमें बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, फाइबर का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो चबा के खाने में बेस्ट होता है। लेकिन हमारा दांत ही साथ नहीं दे रहा है, जवानी में नहीं साथ दे रहा है, तो बुढ़ापा में कहां से साथ देगा? अच्छा, तो मेरा पहला सवाल है आपसे, 3 सवाल में से पहला सवाल, क्या आप चाहते हैं कि बुढ़ापे में भी आपका दांत आपका साथ दे, कि जवानी में खोना चाहते हैं? कौन आदमी जवानी में अपना दांत खोना चाहता है? कोई नहीं कोई नहीं। लेकिन आज की हालत है कि 25 साल का नौजवान लड़का, 2 दांत निकल गए उसके, शादी नहीं हुई, 2 दांत निकल गए, बीवी को पता नहीं कौन सा जवाब देगा। ये नौजवान लोगों का हाल है। तो देखिए यहाँ पे ये पहला प्रॉब्लम, हम अपना दांत बुढ़ापे तक अपने साथ रखना चाहते हैं दोस्तों, लेकिन ये पहले था, पहले 100 साल एज का आदमी उसके सारे दांत मौजूद होते थे, ये सच्चाई है।
लेकिन क्यों होता था वो तो बात की बात है, चलिए वो अभी आएंगे हम। दूसरा, ये तीन लाइन की बात बोलने जा रहा हूं, ये तीन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा, आज 90% से ज्यादा लोगों के अंदर स्मेल की प्रॉब्लम, स्मेल, दुर्गंध। ओके, अब एक बात मैं आपसे बस इतना ही पूछना चाह रहा हूं कि जहां तक मेरा ख्याल है कि हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में ये दोनों परम रिश्ता, अनमोल रिश्ता और पवित्र रिश्ता, ओके, एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं दोनों कि अपनी माता जी को भी भूल जाते हैं। राइट है कि नहीं? आज का इंसान मतलब वो अपने माता जी को भी भूल जाते हैं, इतना प्यार करते हैं। लेकिन ये दो रिश्ते ऐसे हैं कि ये दोनों में से ये स्मेल वाली प्रॉब्लम या तो वाइफ में होगी, या तो हस्बैंड में होगी, या तो दोनों में होगी। इस तरह का रेशियो चल रहा है, राइट? अब आप मुझे बताइए कि अगर एक स्त्री उसके हस्बैंड के मुख से स्मेल आ रही है तो तकलीफ देगा या नहीं देगा? और अगर वाइफ में स्मेल आ रही है तो हस्बैंड को तकलीफ देगा या नहीं देगा? देगा। और एक बात बता दो, ये तो हस्बैंड वाइफ की बात है, आपके बाजू में अगर सामने वाला बैठा है, आप कितना भी अमृत वाणी बोल डालिए, लेकिन अगर मुंह से स्मेल आ गई वो भी अवॉइड कर देगा। रेडी कि नहीं है? तो स्मेल की बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है दोस्तों, और 5-5, 10-10 साल से लोग स्मेल से पीड़ित है। और तीसरी बड़ी समस्या बताने जा रहा हूं, माउथ कैंसर आग की तरह फैला जी। और ये माउथ कैंसर दुनिया का सबसे डेंजर कैंसर, हाँ सबसे डेंजर कैंसर। ये इसका इंडिकेशन है, पहले मुंह खुलना धीरे धीरे कम होता है। 3 अंगुली ऐसे डालो आपको, अगर बराबर से 3 अंगुली जा रही है तब तो ठीक ठाक है। 4 अंगुली, हाँ 4, अरे तब तो आप अगर 3 अंगुली नहीं जा रही है, दिक्कत हो रही है तो लोचा शुरू हो गया, फिर क्या होगा? बाद में धोई जाएगी। अब आप डॉक्टर को जाके बोलेंगे सर 3 नहीं जा रही है, 2 ही जा रही है, फिर क्या करूं? डॉक्टर बोलेगा चिंता मत कर, आगे 1 ही जाने वाली है। अरे सर वहां नहीं जाना रही, अब क्या नहीं जाना, तो जा चुका है। अरे सर कुछ करो, अभी कुछ नहीं करेंगे, टाटा का मेरा काम खत्म, अभी टाटा का रोल शुरू। सिस्ट निकलता है, सिस्ट पकता है, फट जाता है, जो कुछ मुंह से डालते गले से बाहर आता है, उसके कान से, नाक से, मुंह से कीड़े घूमते हैं, उसके बीवी बच्चे भी उसके पास में नहीं जाते। सोच के देखिए कैसी मौत मरते हैं लोग। जरूरी नहीं है कि सिर्फ धूम्रपान करने वाले को माउथ कैंसर होता है, धूम्रपान करने वाले को चांसेस ज्यादा होता है, और धूम्रपान नहीं करते उन्हें भी माउथ कैंसर का खतरा होता है। बट आज ये आग की तरफ फैल रहा है, माउथ कैंसर। अब ये तीनों चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं, कि मेरा दांत बुढ़ापे तक साथ दे, मेरे अंदर स्मेल न हो, मैं माउथ कैंसर से बचूं। ऐसा दुनिया में कोई टूथपेस्ट आप जानते हैं? डीएक्शन की बात छोड़ दीजिए, अभी डीएक्शन आपको मालूम भी नहीं है। आप दुनिया में ऐसा कोई टूथपेस्ट जानते हैं जो ये तीनों जगह पे ऐसा वर्क करे कि आपका दांत अच्छी तरह आपका साथ दे, लंबे समय तक स्मेल न आए, माउथ कैंसर के खतरे से आप बच जाए? आप जो भी टूथपेस्ट लगा रहे हैं ये तीनों खतरा बना है, और टूथपेस्ट ही ये तीनों खतरों का कारण बन गया है। और आज मेडिकल में, मतलब मेडिकल अफसर की रिपोर्ट है, मेडिकल अफसर की, कि एक आदमी अगर अपने ब्रश पे टूथपेस्ट लेता है तो एक बार में जितना टूथपेस्ट वो लेके किया उसमें 10 सिगरेट पीने के बराबर निकोटीन जा रहा है। राइट? ये टूथपेस्ट में है क्या? फिर टूथपेस्ट के ऊपर लिखा है 6 महीने से कम उम्र के बच्चे को टूथपेस्ट बहुत हार्मफुल होता है देना। टूथपेस्ट इवन की बाबा रामदेव जी की भी टूथपेस्ट पे लिखा हुआ। क्यों लिखना पड़ता है इनको? क्योंकि इनके टूथपेस्ट में पाया जाता है सोडियम फ्लोराइड, ट्राइक्लोजेन, डिया, आर्टिफिशियल कलर, सेक्रीन। अब देखिए
सोडियम क्लोराइड। हाँ, सोडियम फ्लोराइड मीन्स रेड किल पॉइजन, चूहा मारने की दवा टूथपेस्ट में डालने की जरूरत पड़ गई, बताइए। अभी ये सोडियम क्लोराइड इतना डेंजर है, डायरिया का जन्म देगा, चिंता मत करिए। ट्राइक्लोजेन कैंसर का कारण है, डिया भी कैंसर का कारण है। ये डिया जो है ये सिर्फ झाग बनाने के लिए टूथपेस्ट में डाला जाता है, सिर्फ झाग। अगर डिया नहीं होगा झाग नहीं बनेगा, तो झाग से आपके दांतों का क्या संबंध है? कुछ नहीं। अगर झाग नहीं बनेगा तो दांत की सफाई नहीं होगी। भूल गए जब नीम की दतवन लगाते थे वो झाग बनाती थी, लेकिन वो भी दांत को साफ करती थी। बट ये टूथपेस्ट कंपनियां क्या कर रही हैं? झाग बनाने का लुभावना देकर डिया का प्रयोग करती हैं, और ये डिया कैंसर का कारण है। राइट, आर्टिफिशियल कलर वेरी डेंजरस, भारी मेटल, ये पाइपलाइन को जाकर ब्लॉक करेगा, कहीं न कहीं नुकसान करेगा। दूसरी भी बात सेक्रीन तो सबसे ज्यादा डेंजर। ये शुगर का 300 टाइम इसका असर ज्यादा होता है, और ये सेक्रीन किडनी तक को डैमेज करने की क्षमता रखता है, और ये भी कैंसर का कारण है। तो ये टूथपेस्ट ही कैंसर वाला बन गया है। टूथपेस्ट ही कैंसर वाला बन गया तो आपके कहां से हेल्थ देगा? आपके मसूड़े को ये जो केमिकल है ये नुकसान पहुंचाते हैं। आपके मसूड़े अनहेल्दी हो गए, तो जब मसूड़े अनहेल्दी हो गए तो आपका दांत हेल्दी कैसे रहेगा? तो दांत कब समय में गिरेगा या नहीं गिरेगा? आपको स्मेल आएगी कि नहीं आएगी? माउथ कैंसर की तरफ बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? बट गेनोजी टूथपेस्ट में फिर क्या है? गेनोजी टूथपेस्ट उसमें सोडियम फ्लोराइड नहीं, ट्राइक्लोजेन नहीं, डिया नहीं, आर्टिफिशियल कलर नहीं, सेक्रीन नहीं। गेनोजी टूथपेस्ट में फिर क्या है? तो फूड जेल, गैनोडर्मा, मेंथॉल। फूड जेल लगाएंगे तो भी फायदा करेगा, खा जाएंगे तो भी फायदा करेगा, नुकसान नहीं करेगा। गैनोडर्मा ये तो ऑलरेडी नेचुरल सी बात है। गैनोडर्मा दुनिया का सबसे ताकतवर मेडिसिनल प्रोडक्ट, राइट। गैनोडर्मा खुद एंटीबायोटिक का काम करेगा। गैनोडर्मा एक दुनिया का बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट है, तो बाहर से केमिकल डालने की जरूरत नहीं, खुद ही आपके दांतों में बैक्टीरिया से लड़ेगा। दूसरी चीज ये गैनोडर्मा का टूथपेस्ट करता क्या है? मसूड़े के जो डेड सेल होते हैं उनको निकालकर बाहर कर देता है और नए सेल को फिर से रीजनरेट करता है। तो जब नए सेल बनते हैं तो आपके गम्स हेल्दी रहते हैं, मजबूत रहते हैं। तो गेनोजी टूथपेस्ट लगाने में ये फायदा मिला है कि 50-50 साल के उम्र के आदमी का हिलता हुआ दांत सबरजन हो गया, राइट। ओके, अगर ये टूथपेस्ट डेड सेल को निकालकर नए सेल को रीजनरेट कर रहा है तो आपके मुंह में कभी स्मेल नहीं रहेगी, लंबे समय तक आपका दांत साफ देगा, आपके मुंह में स्मेल नहीं रहेगी, राइट। लेकिन अगर डेड सेल निकल गया, नए सेल रीजनरेट हो रहे हैं, हेल्दी सेल आपके मसूड़े में है, तो आपको माउथ कैंसर का खतरा टल गया। आप माउथ कैंसर से सेफ रहेंगे, बचे रहेंगे। तो ये पहली बात मैंने ये जो टूथपेस्ट के बारे में समझाया, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, ये तीनों चीजों की आपको जरूरत है बचने की? आप बचना चाहते हैं? अपने फैमिली को बचाना चाहते हैं? तो दूसरे को देने से पहले आप लगाओ, नहीं तो आप गए टूथपेस्ट समझाने के लिए और आपके ही मुंह से स्मेल आ गई। बाजू वाला बोलेगा ये क्या टूथपेस्ट समझा रहा है, राइट है। कहते हैं जिसके दांत खूबसूरत है वही खुल के हंस सकता है, जिसके दांत खूबसूरत नहीं वो खुल के नहीं हंस सकता। सामने वाले का दांत पीला है तो उसको स्प्रुलिना मत जाके समझाओ, उसको टूथपेस्ट समझाना है, हाँ, राइट। अगर कोई कमजोर दिख रहा है शारीरिक रूप से तो उसको जाके टूथपेस्ट नहीं समझाना, उसको स्प्रुलिना समझाना है। यहाँ भी लोग मार खा जाते हैं, किसको क्या चीज समझाना है उस समय पे वही शोभा देता है, तभी आप प्रोडक्ट को तेजी से स्प्रेड कर पाएंगे। For more information, contact me now.